हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हम आपके साथ हिंदी की क्लास लेकर आ रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और इस क्लास में हम शब्द रचना यानी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में अपने भाषा और उसका विकास पढ़ा था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ से बन जाता है कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे उसे लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा कई बार पूछा गया, किसने दिया? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है ब्राह्मण। कहाँ से किया? कानपुर से किया। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रख लेनी है कि देवनागरी लिपि में मराठी भाषा भी लिखी जाती है। इसके अलावा एक भाषा है गुजराती, वो भी लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मराठी और गुजराती के अलावा हिंदी, ये सब किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी में लिखी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हिंदी मुख्यतः 10 राज्यों में बोली जाती है। वो कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं ये आप देख लेंगे। उत्तर प्रदेश है, बिहार है आपका, झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो कि मध्य प्रदेश है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आपका हो गया। इतने राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्या होता है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, चूंकि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार उतना ज़्यादा नहीं है, तो दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए एक प्रचार सभा का मुख्यालय खोला गया है, जो कहाँ है? चेन्नई में है। ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे भारत के संविधान में आधिकारिक रूप से 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 22 भाषाओं का। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343 में किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्या दिया है? राजभाषा। कई बार आ जाता है प्रश्न कि हिंदी क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा? तो आप याद रखेंगे हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी कुल। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको एक अनुच्छेद और याद रख लेना है, 351। क्या याद रखना है? 351 आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए या उल्लेख किया गया कि हिंदी का विकास कैसे होना चाहिए, इस आधार पर कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बन जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो आप देखेंगे 1956 में हुआ। पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको रखना है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से कई प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार ये 1953 में मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे मात्रक या मानक, यहाँ आप मानक कर सकते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई थी? 1966 में। ये आपको याद रखना है। 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा आप कहें हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किसने किया था सबसे पहले, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें हिंदी का वर्गीकरण किया था, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया था। तो आप याद रखेंगे, ये टेट में भी आ चुका है ये प्रश्न कि हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किसने किया था। तो आप याद रखेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम, तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ये अंग्रेजी का है, हिंदी का आपको बनारस अखबार था। हिंदी का कौन सा था? बनारस अखबार। ये आपको याद रखना है। और हिंदी का पहला जो पत्र था वो था उद्दंत मार्तंड, जो पंडित जुगल किशोर ने लिखा था। ये आपको याद रखना है। पत्र और समाचार पत्र दोनों में अंतर है। पत्र लिखा था हिंदी का पहला पंडित जुगल किशोर ने, जिसका नाम था उद्दंत मार्तंड। क्या था? उद्दंत मार्तंड। ये आपको याद रखना है। उद्दंत मार्तंड ये हिंदी का पहला पत्र है। और हिंदी का पहला समाचार पत्र है वो है बनारस अखबार। क्या नाम है? बनारस अखबार। ये दोनों में अंतर है। ठीक है।
ये आप याद रख लें, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे हिंदी राजभाषा किस अनुच्छेद में, ये हमने अभी आपको बताया था, किस अनुच्छेद में 343A या 343 आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कन्नौजी बोली का प्रमुख केंद्र, ये कई बार पूछा गया है तो आप याद रख लेंगे फर्रुखाबाद है। और हमारा जो इटावा है ये भी किस में आता है, कन्नौजी बोली के अंतर्गत आता है। और कई बोलियों के वर्गीकरण हैं कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है, इस संबंध में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम शब्द रचना, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, उसे पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं शब्द रचना की। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द आखिर किसे कहते हैं। अक्षर या वर्ड द्वारा निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि, कैसी ध्वनि, सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द का निर्माण किससे होता है, अक्षर से। कैसे होता है, जैसे रा में हमने जोड़ा आ, क्या जोड़ा, आ, उसके बाद हमने जोड़ा माँ। जब हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, यानी अक्षरों को जब हम जोड़ते हैं, कई अक्षर एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी सार्थक ध्वनि बनाते हैं। जैसे आम लिखा हो, जैसे क्या लिखा हो, आम लिखना चाहें हम तो क्या करेंगे, आ प्लस माँ। अब आप देखेंगे दो अक्षर हैं, दो वर्ड हैं, उन दोनों को मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया, क्या था उसका नाम, आम। तो ये सार्थक हो गया, जबकि वर्ड सार्थक नहीं थे। तो अक्षर या वर्ड से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। जैसे वे कहाँ जा रहे थे, ये पूरा वाक्य है, इसमें जो प्रयोग हुएंगे वो शब्द होंगे, क्या होंगे, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, ये आप आगे देखेंगे, ठीक है। शब्द के दो भेद अर्थ के आधार पर, ये प्रश्न अक्सर आता है एग्जाम में कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये शब्द के दो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, ये आपको याद रख लेना है। कौन कौन से होते हैं ये देख लेंगे आप, कौन कौन से होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सार्थक, सार्थक जिनका कोई अर्थ है वो सार्थक कहलाएंगे, और जिनका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक कहलाएंगे, ठीक है। ये आप भली बात ही जानते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सार्थक शब्द होते क्या हैं। तो जब आप सार्थक देखेंगे, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहते हैं। जैसे घर, घर का कोई ना कोई अर्थ होता है, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है, घर है। मैं, अपने लिए जब आपको पता लगता है, यानी जो कोई अर्थ निकल के आता है उसे हम सार्थक कहते हैं। जैसे हम, विश्वविद्यालय, किताब, जिसके बारे में आप बोलेंगे और उसका एक इमेज छप के आ जाए आपके दिमाग में और उसका कुछ कोई ना कोई अर्थ आप निकाल लें तो उसे आप सार्थक कहेंगे, ठीक है। ये हो गया सार्थक शब्द। निरर्थक क्या होंगे, निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। जैसे निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे फटाफट, चट, धम, टन, हुक हुक, कुछ भी छुक छुक, जैसे रेलगाड़ी की आवाज़, किसी भी तरह की आवाज़ें जो होती हैं वो, जैसे ध्वनि, घंटे की आवाज़, घड़ी की सुइयों की आवाज़, ये सब किस में आएंगी, ये सब निरर्थक ध्वनियाँ होती हैं, ये सब निरर्थक शब्द होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद कर लें, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप देखेंगे कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ जब आते हैं तो स्वयं भी सार्थक हो जाते हैं। जैसे घंटा टन से बज गया, अब जो टन शब्द था आपने ऊपर क्या पढ़ा था, ये निरर्थक था, कैसा था, ये था निरर्थक था, तो ये निरर्थक था। लेकिन क्या हुआ, जब ये पूरे सेंटेंस के साथ आया, घंटा टन से बज गया, यानी पूरे सेंटेंस के साथ जब ये प्रयोग हुआ तो इसने घंटा के संदर्भ में बताया, चूंकि घंटा ऐसा बजता है तो इसका एक अर्थ निकला, इसीलिए सार्थक हो गया, अन्यथा ये निरर्थक था। तो कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक के साथ आकर कैसे हो जाते हैं, जो सार्थक के साथ आकर सार्थक हो। अब हम देखेंगे कि बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, बनावट या व्युत्पत्ति, जिसे हम कहते हैं बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद तीन प्रकार के होते हैं, आपको याद रख लेना है। रूढ़ या रूढ़ शब्द जिन्हें कहा जाता है, यौगिक शब्द यानी कंपाउंड जो होते हैं, योग रूढ़ जो किसी के योग से बनते हैं, इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। यहाँ से रूढ़ हटा दें, अब योग रूढ़ सिर्फ रखें। रूढ़ या रूढ़ी या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द तीन प्रकार के होते हैं, आपको याद रख लेना। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के ये प्रकार हैं। इसके अलावा अब आपको एक एक करके इनको क्रम से देखते हैं हम, तो क्या होता है। जैसे आप देखेंगे रूढ़ शब्द, क्या देखेंगे, रूढ़ शब्द में जैसे कि आप देख रहे हैं वे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, यानी किसी सार्थक शब्द के योग से नहीं बनेंगे, निरर्थक शब्दों के योग से बनेंगे, निरर्थक वर्ड से बनेंगे, शब्द बन जाते हैं,
वो कहलाते हैं रूढ़ी। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं बचता है। जैसे आप देखेंगे आम लिखा है, आम लिखा है, आम को अगर आप तोड़ दें बीच से, आ अलग कर दें, माँ अलग कर दें, तो इन दोनों का कोई अर्थ नहीं बचेगा, इसीलिए इन्हें कहेंगे रूढ़। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। आपने अंग्रेजी में एक शब्द सुना होगा रूड, रूड सुना है? रूड मीन्स क्या होता है? उखड़ा हुआ, जिसका स्वभाव थोड़ा रूड सा हो, कहते हैं ये रूड है। मतलब वो क्या होता है? वो उखड़ा हुआ होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। तो आप ऐसे भी याद सकते हैं रूड वो है, तो रूड क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जब उसको तोड़ दें, अगर उसे आप तोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा हमें। जैसे आम लिखा है, आम को अगर तोड़े आओ माँ को कोई अर्थ नहीं बचेगा। कान को तोड़ें तो काव ना में टूट जाएगा, इनका भी कोई। जैसे जल लिखा हो, जल को तोड़ दें तो जा अलग कर दें, ला अलग कर दें, अपन अलग अलग, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन जब ये संयुक्त रूप से आएंगे, जल लिखा होगा तो जल का तो अर्थ होता ही है। तो जल यानी सार्थक शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, ये याद रखना है आपको। इनको तोड़ने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं रहता है, ये चीज़ आपको देखनी है। इसके बाद आप देखेंगे यौगिक शब्द, या तो यौगिक शब्द होते क्या हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द, ये आपको याद रखना है। जैसे विद्यार्थी, अब जैसे ही आप विद्यार्थी देखते हैं तो आपको दिमाग में अगर आए तो क्या आएगा? विद्या प्लस अर्थी। क्या होता है? विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है, तो यानी दो, विद्या का भी एक अलग अर्थ, अर्थी का भी एक अलग अर्थ। विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, अर्थी मीन्स ग्रहण करने वाला, विद्या मीन्स शिक्षा, शिक्षा को ग्रहण करने वाला कौन होता है? विद्यार्थी होता है। ऐसे ही छात्रावास, छात्रा प्लस वास, छात्रा जहाँ छात्र रहें, वास जहाँ रहने का स्थान, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। चौकीदार, चौकी और दार। सफाई कर्मी, सफाई और कर्मी। अगर इन्हें अलग अलग करते हैं आप तो दोनों ही सार्थक हैं और दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इसीलिए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने जो शब्द होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। योगरूढ़ आप देखेंगे तो योगरूढ़ क्या होते हैं? योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं। देखो यहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा शायद गड़बड़ लिखा हुआ है, तो आप ये मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप याद रखें और उसके अनुसार आप अपने नोट्स में लिख लें कि योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं पर सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, एक विशेष अर्थ देने लगते हैं, कोई अलग अर्थ देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जब हम बात करेंगे चारपाई, क्या बात करें हम? चारपाई। जैसे ही हमने कहा चारपाई तो आप याद रखेंगे अगर इनका आप सामान्य अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा? चार, चार का मतलब चार होता है, पाई का मतलब होता है पैर, चार पैर। सामान्य अर्थ क्या हुआ चार पाई का? चार पैर। अब ये बताइए चार पैर तो किसी के भी हो सकते हैं, एक भैंस के भी होते हैं, किसी जानवर के चार पैर होते हैं, आप देखते हैं कुर्सी के भी चार पैर होते हैं, लेकिन हम चारपाई अक्सर कहते किसे हैं? चारपाई हम कहते हैं एक खाट को जिस पर हम लेटते हैं, तो हमारे दिमाग में चारपाई की इमेज एक अलग होती है। तो आप याद रखें योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो याद रखें जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए विशेष अर्थ देते हैं वो योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे चारपाई का तो आपके दिमाग में तुरंत एक खाट आ गई जिस पर लेटा जाता है, उसे चारपाई कहा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि हम उदाहरण देख रहे हैं पंकज, क्या लिखा है? पंकज। अब पंकज, पंकज जब आप देखते हैं तो पंकज क्या होता है? अब आप देखेंगे पंकज, अब पंकज यहाँ देखो जैसे कि नॉर्मल अर्थ पंकज का लें तो पंक मीन्स होता है कीचड़, क्या होता है? कीचड़ होता है। पंक मीन्स होता है कीचड़ और जा मीन्स होता है जन्म लेने वाला, क्या होता है? जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। अगर आप देखें तो कीचड़ में क्या कमल ही जन्म लेता है? कीचड़ में तो कई सारे जीव, कई सारे पौधे और कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कीचड़ में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें तो हम पंकज नहीं कहते। कीचड़ में जो कोई जन्म लेगा तो क्या पंकज होगा? नहीं, पंकज सिर्फ हम कमल को कहते हैं। तो कुछ विशेष के लिए जो प्रयोग में आते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें कहा जाता है योगरूढ़। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जैसा कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा जलद, तो जलद क्या होता है? जलद, जल देने वाला। अब जल कौन देता है? बादल आप कहेंगे,
बादल जल देता है, जलद बादल का पर्यायवाची यानी जलद होता है, तो आप कहेंगे जल, जल मीन्स जल और दा मीन्स देने वाला। तो जल तो कोई भी देता है, वो क्या जलद होगा? नहीं होगा। तो इसी प्रकार के जिनके विशेष अर्थ होते हैं, जो सामान्यतः विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे समास रूढ़। समास रूढ़ किन्हें कहते हैं? तो ध्यान, बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं समास रूढ़ कहलाते हैं। बहुब्री समास का कोई भी उदाहरण समास रूढ़ कहलाएगा। लंबोदर, दशानन, नीलगाय, नीलकंठ, कुछ भी होता हो, ये सब क्या कहलाएंगे? ये समास रूढ़ कहलाएंगे। नीलकंठ आपको याद रखना है, ठीक है। दशानन, त्रिनेत्र, कुछ भी हो जाए, जो भी एग्जाम्पल होते हैं बहुब्री समास के, वो सब समास रूढ़ कहलाते हैं। समास के बारे में हम अपने जब आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे समास क्या होते हैं, तब आप भली भांति इसके बारे में जान जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर इनके हम अलग से पढ़ेंगे इन्हें, चूंकि तो इनके बारे में सिर्फ हम अभी इतना ही जान ले रहे हैं कि तत्सम कौन कौन से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होते हैं थोड़ा शॉर्ट में हम जान लेते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं और वैसे ही प्रयोग में होते हैं, यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी में संस्कृत की भांति ही प्रयोग में हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन हिंदी में हमने उन्हें अपने अनुसार ढाल लिया है, उन्हें तद्भव कहा जाता है। देशज, जो देसी भाषाओं के जो भी शब्द होंगे वो देशज कहलाएंगे, विदेशी भाषाओं के सब विदेशज कहलाएंगे। संकर वो शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वो संकर कहलाते हैं, ठीक है। आपको इतना पता चल गया। इसके साथ ही जो इससे संबंधित एक वीडियो होगा वो हम अलग चर्चा करेंगे उसकी, जिसमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। रूपांतरण, रूप परिवर्तन के आधार पर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विकार के आधार पर। किसके आधार पर? विकार के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकार मीन्स होता है परिवर्तन, आपको ये याद रखना है। विकारी शब्द होते क्या हैं? लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप देखेंगे इनमें क्या होगा कि जो शब्द होते हैं विकारी, इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई शब्द लिखा है उसका आप लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, स्त्रीलिंग होगा तो पुल्लिंग कर सकते हैं, पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग कर सकते हैं, या फिर वचन, एक वचन से बहुवचन भी बन सकता है, बहुवचन से एक वचन इनका बन सकता है, कारक विभक्ति से चेंज भी हो सकते हैं। तो ऐसे शब्द अगर कोई हैं तो वो आप उन्हें विकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे। जैसे आप देखें बालक, जो बालक शब्द लिखा है, क्या आप इसे क्या लिख सकते हैं? बालिका लिख सकते हैं, यानी आपने इसका लिंग परिवर्तित कर दिया। आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं बालकों, बहुवचन बना दिया आपने इसे। तो यानी जिन शब्दों के आप रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं उन्हें आप विकारी कहते हैं। इनमें सीधे सीधे आप याद कर लेंगे कौन कौन से विकारी होते हैं। संज्ञा, यानी संज्ञा जो होता है, जो हम पूरी संज्ञा पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं अपना, वो पूरा विकारी होता है, याद रखना है। इसके अलावा सर्वनाम विकारी होता है, चूंकि संज्ञा से ही सर्वनाम बनता है, आपको याद रखना है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, तो ये भी विकारी हुए। अब क्रिया, ये क्या होगा? क्रिया यानी वर्ब, वर्ब या क्रिया, ये भी विकारी होते हैं। इसके अलावा विशेषण यानी एडजेक्टिव, विशेषण यानी एडजेक्टिव जो हमारे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? ये भी होते हैं हमारे क्या? विकारी होते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है। इसके अलावा जो ऊपर संकर मैंने अभी बताया था क्या होते हैं, तो संकर के बारे में यहाँ लिखा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे अब अविकारी क्या होते हैं। तो अविकारी के बारे में जैसा कि हम देख रहे हैं, विकारी में क्या था? जिनमें परिवर्तन हो जाता है, विकार के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी कहते हैं। तो होता क्या है, अवकारी क्या होते हैं, ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे धुंधला सा आ रहा है। आप मेरी आवाज़ को सुनकर अपने नोट्स बना लेंगे, शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मेरी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार आप नोट्स बना लेंगे, आगे से आपको साफ दिखेगा, ठीक है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है, विकारी में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और अवकारी में अमीस नहीं हो विकार, जिनमें परिवर्तन ना हो, या अव्यय, इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अव्यय क्या होते हैं ये आपको देखना है।
अव्यय, अव्यय या अविकारी भी कह सकते हैं इन्हें। वे, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं हो सकते, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे मूल रूप में, अव्यय होते हैं। इनमें किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये अव्यय कहलाते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण होता है इसके अंतर्गत, संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं और विस्मयादि बोधक होते हैं। ये आपको याद रखने हैं। क्रिया विशेषण कोई भी आप ले लेंगे कि जो क्रिया विशेषण होता है, जैसे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे में आप लिंग के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे नहीं ले लो, नहीं शब्द, तो नहीं में आप परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे शब्द जिनमें आप परिवर्तन, और जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और इनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नोट्स ज़रूर बनाएं जिससे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।